आज की हमारी जो वीडियो है वो है हमारे पास इम्यूनिटी के टॉपिक की। इम्यूनिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट के चैप्टर का भी बस लास्ट टॉपिक है। तो कुछ बुक्स में इसको अलग से चैप्टर मेंशन किया हुआ है, कुछ बुक्स में ट्रांसपोर्ट के साथ मिला के। तो ये मैं एक अलग वीडियो बस बना देता हूँ इसकी, चाहे ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में हो ना हो, बस इसका हम दायरे हम MCQ सॉल्व करने, हमारा ये लेना देनी नहीं है कि किस चैप्टर में है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी इम्यूनिटी है क्या? ये कैपेसिटी ऑफ बॉडी है टू रिकग्नाइज फॉरेन सब्सटेंस और इसको फिर रिमूव करना। कोई बाहर से कोई सब्सटेंस आ जाए, बॉडी की कैपेसिटी के बॉडी इसको रिकग्नाइज करे बाहर का सब्सटेंस है और इसको मारे ख़त्म करे, तो ये पूरे प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं इम्यूनिटी का। अब एक जो और चीज़ है जिससे MCQ आपसे काफ़ी पिक होते हैं, जब हम MCQ को भी अलग से सॉल्व भी करें, हम पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं चैप्टर वाइज MCQs की, तो वो भी आप देखिएगा तो उसमें भी ये वाले जो लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं ये भी पूछे जाते हैं आपसे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है, फॉरेन सब्सटेंस से इंटर होना है, तो उसको क्या क्या स्किन क्या क्या लेयर्स जो हैं वो उसको पास करनी पड़ेंगी बॉडी के अंदर इंटर होने के लिए। तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे हॉलो ऑर्गन्स के अंदर, सिस्टम के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। तो ये क्या करती है हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब क्या कि जो फॉरेन सब्सटेंस एंट्री को रोक देती हैं। तो अगर तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को कोई पैथोजन, कोई फॉरेन सब्सटेंस क्रॉस कर जाए तो उसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से भी पास करना पड़ता है। इसमें फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स क्या हैं? मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, ये मतलब इंगल्फ कर लेते हैं। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया इंगल्फ करके उसको खा के ख़त्म कर देंगे। नेचुरल किलर सेल्स क्या है, ये भी कुछ सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं और उन सेल को मार देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। और जब ये कोई भी फॉरेन सब्सटेंस इन दोनों लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करता है तब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज़ कॉज करा सकता है। तो ये दोनों लाइन ऑफ डिफेंस ही हम बहुत ज़्यादा हमारा जो डिजीज़ से बच जाते हैं। उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, वो इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत। अब इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स क्या हैं? ये दोनों लाइन ऑफ डिफेंस सबसे पूछे बहुत जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का आपसे पूछा जाता है। अब इनके कंपोनेंट्स क्या हैं इम्यूनिटी के? एक तो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट भी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट हो जाते हैं, और एंटीबॉडीज़ हैं। लिम्फोसाइट जो है टी और बी, टी लिम्फोसाइट क्यों हम इसको नाम देते हैं? क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट हैं, ये बनते तो एक्चुअली बोन मैरो में ही हैं, मगर मेच्योर इनको थाइमस ग्लैंड करता है, तो थाइमस टी और टी लिम्फोसाइट, तो इस वजह से इसको टी लिम्फोसाइट नाम दिया गया। ऑरिजिन है इसका, ये भी पूछे जाते हैं आपसे MCQ में। उसके बाद बी लिम्फोसाइट जो हैं, ये एक्चुअली ये कहाँ पर डिस्कवर हुए? ये क्लोका ऑफ बर्ड्स में। क्लोका ऑफ बर्ड्स में अब हमारे अंदर एनएस का नाम दे रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। ये वाले लिम्फोइड मासेस जो थे इन्वॉल्व क्लोका ऑफ बर्ड्स, इसको हम नाम दे रहे थे बर्सा ऑफ फेब्रिकियस। इसके अंदर जो है इसकी वजह से हमने इनको क्या किया, बी फॉर बर्सा और बी फॉर बी लिम्फोसाइट, इसका नाम ये दिया। तो इनकी ऑरिजिन है और MCQ में आपसे ऑरिजिन काफ़ी पूछा जाता है। अब तीसरा जो कंपोनेंट है वो एंटीबॉडीज़, जैसे मैंने बताया। तो एंटीबॉडीज़ को दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन्स। और इम्यूनोग्लोबिन सिंथेसाइज कैसे होती हैं? कोई भी एंटीजन आया, जैसे फॉरेन सब्सटेंस है, कोई भी बाहर से आया है, जब बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तो बॉडी इसको रिकग्नाइज करेगी और बी सेल्स जो ऊपर हमने अभी देखे हैं, बी सेल प्रोड्यूस कर देंगे एंटीबॉडीज़। तो ये भी MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स एंटीजन, फॉरेन सब्सटेंस जो है स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय बी सेल्स, या मैंने मेंशन कर दिया प्रोड्यूस बाय बी सेल्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब एंटीबॉडीज़ हमने देखे, तो एंटीबॉडीज़ का डिस्कशन आया तो इसका स्ट्रक्चर भी देखते जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। पहले डायग्राम से मैं आपको दिखाऊंगा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये हैवी चेन है, ठीक है, ये हैवी चेन है हमारे पास। कौन कौन सी? ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एक हैवी चेन है और ये दूसरी हैवी चेन है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एक लाइट चेन है और ये दूसरी लाइट चेन है। तो टोटल कितना हो गया? 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। एक चीज़ और देखते हैं इसमें, वो क्या है कि हैवी चेन को अगर देखें तो हैवी चेन का एक रीजन ये है और एक रीजन ये बाकी पूरा है। सिमिलरली दूसरी हैवी चेन को देखें, उसका एक रीजन ये है और सिमिलरली बाकी ये पूरा रीजन है। तो जो रीजन है मैंने शेड किया है, इसको हम नाम देते हैं, ये है कांस्टेंट, मतलब ये रहेगा ही रहेगा हर एंटीबॉडी में। तो एंटीबॉडी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एम, ठीक है, IgG, IgM, IgE होती है, IgD होती है, ठीक है। तो ये जो सारी हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, ये इनका जो कांस्टेंट रीजन है सेम रहेगा और वेरिएबल रीजन पे चेंज होता रहता है। वेरिएबल नाम ही बता रहा है। तो वेरिएबल रीजन है हर चेन में, जैसे 2 हैवी चेन है तो दोनों के अंदर एक वेरिएबल रीजन होगा, एक जो है कांस्टेंट रीजन होगा। ऐसे ही अगर हम देखें लाइट चेन, तो ये हमारे पास जो मैं मार्क करूँगी क्या है, ये एक्चुअली है हमारे पास वेरिएबल रीजन, और अब जो मैं मार्क करूँगी येलो से, ये हमारे पास कांस्टेंट रीजन। ऐसे ही दोनों एंटीबॉडी में होगा, दोनों लाइट चेन में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब जो ये आपस में कनेक्ट होती हैं, आपस में कनेक्शन है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से होता है, ठीक है। एक और डायग्राम से मैं दिखाऊं फिर आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम देखें आप,
इसमें जो चीज़ें करनी मैं वो बता रहा हूँ। एक तो हैवी चेन है, इसको रिकगनाइज़ करें, ये हैवी चेन है। उसके बाद ये लाइट चेन है, इसको रिकगनाइज़ करें, ये दूसरी लाइट चेन है हमारे पास। अब एक इसका जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ ये क्या है, ये वेरिएबल रीजन, ये भी इसका वेरिएबल रीजन, और ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा, ये इसका वेरिएबल रीजन और ये वेरिएबल रीजन। अब मैं येलो से जो मार्क करूँगा वो कॉन्स्टेंट रीजन है, ये सारा कॉन्स्टेंट, ये भी इसका कॉन्स्टेंट, ये भी इसका कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट रीजन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। और ये आपस में देखें, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फ ऐसे शो किया हुआ है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड होते हैं। देख लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन लिंक बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बस सिंपल इसका ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब आगे हम एंटीबॉडीज देख, अब इम्यूनिटी पे हैं। 2 तरह की इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन करेगा, ये टी सेल्स में प्रोवाइड करेंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेंगे, बी सेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ भी डायरेक्टली पूछी जाती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, टी सेल। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, बी सेल। ये आपके पास पेपर काफ़ी एमसीक्यू आए हैं, हम सॉल्व भी करेंगे, आपको और आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब होता क्या है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कि हमारे कुछ बॉडी में सेल्स होते हैं जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। मतलब क्या, कोई फॉरेन सब्सटेंस आया, उसको ये अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि बॉडी में पता चल जाए, जैसे अलार्म बजता है, सबको पता चल जाता है कोई इमरजेंसी है, तो बॉडी के ऊपर लगा दें, पता चल जाए इमरजेंसी, और जो सेल्स का वहाँ उसको इंगल्फ करके खा के इन्फेक्शन को ख़त्म कर दें। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये जो दोनों मैंने मार्क किए क्या है, ये है आपके पास MHC क्लास 2 कहते हैं इस चीज़ को, जिसके ऊपर ये लगा देता है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया, उसने लगा दिया। तो हेल्पर टी सेल देखेगा, टी सेल की भी कैटेगरी होती है। हेल्पर टी सेल देखेगा कि यार ये जो सब्सटेंस आया ये फॉरेन है, इसको ये रिकग्नाइज़ करेगा, आके अटैच करेगा, अटैच करके कुछ सब्सटेंस, हेल्पर टी सेल कुछ सब्सटेंस रिलीज कर देगा जिसको साइटोकाइन्स का नाम देते हैं। और वो साइटोकाइन्स पे मैक्रोफेजेस को बुलाएंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल को बुलाएंगे, नेचुरल किलर सेल्स को बुलाएंगे, सब मिलकर ये उस सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस को ख़त्म कर देंगे। तो मैं इसको अगर आपके लिए समराइज़ करूँ, ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल है जिसको नाम देते हैं MHC क्लास 2, जिसको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2 पे देते हैं। MHC क्लास 1 जो है ये हर सेल पे मौजूद होता है, ये MCQ, ये बॉडी के हर सेल्स पे मौजूद होता है। जो क्लास 2 है ये सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे मौजूद होता है। तो ये इसने लगा लिया फॉरेन सब्सटेंस। देखिए हेल्पर टी सेल आया, हेल्पर टी सेल कहेगा ये तो बाहर का कोई सब्सटेंस है, टी हेल्पर सेल, तो इसके ऊपर भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो रिकग्नाइज़ करने के लिए, तो ये इसको रिकग्नाइज़ कर लेगा, रिकग्नाइज़ करेगा तो ये इसने रिलीज़ किया साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो मैक्रोफेजेस को भी बुला लेंगे, साइटोकाइन्स को भी बुला लेंगे, और नेचुरल किलर सेल्स को भी बुला लेंगे, और जो भी फॉरेन सब्सटेंस है तो उसको ख़त्म कर देंगे। ये तो हो गया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके बाद अगला जो है वो हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी है। ह्यूमरल इम्यूनिटी जैसे मैंने बताया बी सेल से होता है, और जो मैंने मार्क किया हुआ है ये क्या है, बी सेल के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो फॉरेन सब्सटेंस को रिकग्नाइज़ कर लेंगे। जैसे अगर बी सेल है तो इसके ऊपर रिकग्नाइज़ करने के लिए कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है उसको रिकग्नाइज़ कर लिया। रिकग्नाइज़ करने के बाद ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर देगा बी सेल, और एंटीबॉडी अटैच कर जाएगा सरफेस और पैथोजन पे और उसको ख़त्म कर देगा। तो बहुत आसान है, बी सेल ने रिकग्नाइज़ किया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, एंटीबॉडी क्या करेगा, जो भी पैथोजन आया, फॉरेन सब्सटेंस आया, उसको ख़त्म कर देगा। अब कैसे ख़त्म कर सकता है, या तो जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है, मतलब मैक्रोफेजेस वगैरह जो ऐसे सेल्स हैं जो कि सेल को इंगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं, या तो उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, या एक्ट एज एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन क्या न्यूट्रलाइज कर देगा टॉक्सिन्स को, मतलब क्या कि जो टॉक्सिन फॉरेन सब्सटेंस आया उनके हार्मफुल इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, और वो दायरे बॉडी से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो 2 तरह से ये जो बाहर से पैथोजन का इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करता है। अब वैक्सीनेशन है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि वैक्सीनेशन भी ह्यूमरल इम्यूनिटी में आता है। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस दे देते हैं, या तो वो डेड होता है वो ऑर्गेनिज्म, या वो बहुत वीक होता है, इतना वीक होता है बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज ना कराए। अगर बॉडी में जाता है तो बॉडी में जाके वो क्या करता है, बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस आया, बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, वही बी सेल्स। तो वही ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है। तो रोल ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन को हमने काफ़ी डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्कस भी किया है, बट यहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है, तो ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। बहुत आसान है, 2 तरह की होती है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ये है कि हमारी बॉडी जो है वो खुद एंटीबॉडीज़ बना रही है। पैसिव इम्यूनिटी ये है हमारी बॉडी के अंदर बाहर से एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, प्रोडक्शन एंटीबॉडीज़ एंड मेकिंग द पर्सन इम्यून, बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है। अब इसके अंदर क्या है, नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों होंगी। नेचुरल क्या है कि कोई आपको डिजीज़ हुई, और डिजीज़ के रिजल्ट में क्या हुआ, आपने बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गई और डिजीज़ के ख़िलाफ़, और दोबारा वो डिजीज़ होगी तो आपको वो इन्फेक्शन, वो डिजीज़ दोबारा नहीं होगी, वो एंटीबॉडीज़ मौजूद है, वो इन्फेक्शन को मार देंगी। तो एक्सपोज टू कोई भी एंटीजन हुआ और उसने पहले डिजीज़ कॉज कर दी, एंटीबॉडीज़ बन गई। आर्टिफिशियल क्या है, वैक्सीनेशन है। वही हमने वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस, मतलब वैक्सीनेशन में भी यही प्रोसेस है ना, हमने डेड या कोई भी बहुत वीक ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करा दिया बॉडी में, बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई, तो अल्टीमेटली एंटीबॉडीज़ खुद बन रही है। आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन से हो गया, और नेचुरल को डिजीज़ ही हमें होगी तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, बाहर से कोई एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें, तो ये इंट्रोडक्शन एंटीबॉडीज़,
या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, मतलब एंटीबॉडीज हमने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दी और एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस हुई तो एंटीजन ऑलरेडी मौजूद था बॉडी में, मतलब इन्फेक्शन हो चुका था, हमने उसके बाद एंटीबॉडीज़ लगाई तो वो एंटीबॉडीज जाके एंटीजन से बाइंड करेंगी और वो इसको ख़त्म कर देंगे, विच दैन डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइटोसिस। वही है, एंटीबॉडी ने डिस्ट्रॉय कर दिया एंटीजन को, जो भी फॉरेन सब्सटेंस है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब जैसे एंटीबॉडी अंदर गई, उसने फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म हो गया एंटीबॉडी भी, दोबारा इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। ठीक है, हम इसलिए करते हैं टू कम्पैट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जैसे हम अपने रेबीज़ इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, स्नेक बाइट हो गया, ऐसे इन्फेक्शन हैं जो जानलेवा हैं। तो अगर इन्फेक्शन हो चुके हैं बॉडी में तो हमारी ये कोशिश होगी हम फ़ौरन एंटीबॉडीज़ लगाएं, इन्फेक्शन को ख़त्म कर दें और ये इंतज़ार ना करें हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी पहले एक्टिवेट हो, अब तक वो बंदे की डेथ ही ना हो जाए। तो ये ऐसे इन्फेक्शन हैं जिसके खिलाफ हम एंटीबॉडीज़ लगाते हैं। इसके अंदर भी नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल होती है कि मदर से बेबी में आ जाए, प्लेसेंटा के ज़रिए या ब्रेस्ट फीड के ज़रिए मदर से बेबी में आ जाए, तो ये भी बाहर से इंट्रोड्यूस हुई है। आर्टिफिशियल क्या है, हम इंजेक्शन लगाते हैं प्री मेड, मतलब एंटीबॉडीज़ बनी बनाई इंजेक्शन लगाया, जैसे एंटी वेनम हम लगाते हैं स्नेक बाइट में। स्नेक बाइट में एंटी वेनम लगाते हैं। एंटी वेनम क्या है, ये एक्चुअली एंटी वेनम खुद एंटीबॉडी नहीं है, हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है ऊपर, ये एक्चुअली एंटीटॉक्सिन है। ठीक है, यहाँ पर एंटीटॉक्सिन है ये, मतलब कि जो रेबीज़ के वायरस के जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको ख़त्म करेगा, एंटीटॉक्सिन है। तो ये हमारे पास टॉपिक एंड होता है इम्यूनिटी का, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जो चैप्टर है वो भी एंड होता है। लाइफ प्रोसेसेस के हमने सारे डिस्कस कर लिए, न्यूट्रिशन भी कर लिया, डाइजेशन वगैरह सारा हो गया, हार्ट वाला हो गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया, इम्यूनिटी हो गया और लिम्फेटिक भी हो गया। अब सिर्फ हमारा जो सिलेबस में रहता है वो है किंगडम एनिमेलिया, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम टॉपिकल पास पेपर्स को भी सॉल्व करें तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द एंड हो जाएंगे, सारे अपलोड हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपका तैयारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी अगर ये सारी वीडियोज़ को आप फॉलो करें, पास पेपर्स को और ये सारी वीडियोज़ को।